बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और जिसका मैंने वादा किया था वही मैंने एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करनी है। जनरल फैज़ और इमरान खान का ख़तरनाक तरीन खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया। ये नेटवर्क किसने पकड़ा, ये किस तरीके से पकड़ा, किसके हुक्म पे पकड़ा और इसमें कौन कौन शामिल था और ये क्या कर रहे थे, ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह एक्सक्लूसिव अंदाज में मालूमात की बेस पर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और नाम ले के शेयर करूँगा, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह, नाम ले के शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी सुनाने लगा हूँ और उसके साथ ही मैं उसकी भी एक एक्सक्लूसिव कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दुखी इंसानियत की खिदमत जारी है। उनको यही मैसेज जाना चाहिए रमज़ान में कि आप अकेले नहीं। बस ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हमारा रमज़ान पैकेज शुरू है, जारी है। इफ्तार डिनर भी गरीबों के लिए जारी हैं और आपका तामुन भी इंशाअल्लाह जारी है। अल्लाह के करम और आपके तामुन से होगा और ये रमज़ान पैकेज के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, गालिबन आपने पहले भी सुना होगा। ये नदीम मलिक साहब, मशहूर एंकर, मारूफ एंकर, मारूफ सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट नदीम मलिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये क्या कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब का नाअहली का फ़ैसला था उसका भी पहले मुझे पता था, जो जहांगीर तरीन साहब की नाअहली का फ़ैसला उसका भी पहले, जब खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जा रहा था उसका भी पहले पता था। ये आप सुन लें, फिर इससे मुतालिक मैं आपको एक एक्सक्लूसिव बात बता के उस बड़ी धमाकेदार और बम्बास्टिक स्टोरी पे आता हूँ जिसका मैंने आपसे कल से वादा किया हुआ है। ये सुन लीजिए। ये साकिब निसार साहब के लिए खुसूसी मैसेज है मेरा। वो बड़े दावे करते हैं नवाज शरीफ की नाअहली से पहले, फैसला उसके आने से पहले, और जहांगीर तरीन और इमरान खान की नाअहली से पहले ये दो मुझे मालूम थे और दोनों फैसले नॉन पॉलिटिकल सोर्सेज से मेरे इल्म में आए थे। अब इससे इनकी शफाफियत का, इसी अदालत का और इनका जो अरेंजमेंट था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल के सामने आ जाता है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ और ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी चीज़ थी, ये नामुनासिब चीज़ थी, ये फिक्स्ड अरेंजमेंट था और ये फैसला अगर मेरे जैसे बंदे रिपोर्टर को पता था जिसने रिपोर्ट करना है तो इसका मतलब क्या था कि कहाँ कहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन हुई थी। तो आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। नदीम मलिक साहब कह रहे हैं कि इस फैसले का मुझे पहले पता था कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया जा रहा है। मुझे पहले ही मालूम था कि जहांगीर तरीन को एक मखसूस अरेंजमेंट के तहत, जहांगीर तरीन जिसका ख़ुद भी जिक्र कर चुके हैं कि एक बारगेनिंग के तहत, एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत मुझे नाअहल किया गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले हामिद मीर साहब भी कह चुके हैं कि जी वो तो कह चुके हैं ना, वो तो ऑन एयर, वो भी इसी तरह से ऑन एयर कह चुके हैं कि हमसे नून वालों ने पूछा कि 2-3 से आ रहा है या हमारी फेवर में आ रहा है वगैरह। तो ये फ़ैसला, तो उन्होंने कहा नहीं आपकी फेवर में नहीं आ रहा, आपके अगेंस्ट आ रहा है और पाँचों के पाँचों जजेस आपके अगेंस्ट फ़ैसला दे रहे हैं। ये हामिद मीर साहब ने ऑन एयर कहा था और उन्होंने कहा कि फ़ैसले से पहले मैंने नून लीग को बताया था और उन्होंने ऑन एयर कहा है, ये कोई झकी छुपी बात नहीं है। हमें उस वक़्त मुतादिद सहाफ़ी भी बताया कर, और सहाफ़ी क्या, जो यूथिया सहाफ़ी थे, ठीक है ना, वो भी बैठ के बताया करते थे कि फ़ैसला क्या आ रहा है। जी जो यूथिया सहाफ़ी थे वो सहाफ़ी अक्सर व बेशतर उस वक़्त यूथिया चैनल, मालशिया पालशिया चैनल, ARY, अब तो मालशिया पालशिया चैनल का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना। अब तो सलमान इकबाल साहब वापस आ गए हैं और वो ज़ाहिर है ऐसे तो वापस नहीं आए, अदरवाइज़ तो वो वापस आते ही गिरफ़्तार होते और उनके साथ भी वही होता जो दूसरों के साथ हो रहा है। अगर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो फिर ARY पे बदलते हुए मिजाज और वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। खैर से तो खैर, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक एक्सक्लूसिव ख़बर ये भी दे दूं कि मैं आपको बताऊं कि एक बैरिस्टर साहबा हैं, उन्होंने उस वक़्त बताया था कुछ लोगों को कि जी नवाज शरीफ नाअहल हो रहे हैं।
تو کہتے ہیں کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیسے پتہ کہ نواز شریف نااہل ہو رہے ہیں، ابھی تو کیس چل رہا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جو مسز ہیں، جو بیگم ہیں، وہ میری دوست ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نواز شریف نااہل ہو رہے ہیں، پکے نااہل ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے کچھ انٹیلیجنس بیورو والوں سے کانٹیکٹ کیا، کہا کہ جی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے کہ نواز شریف نااہل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح سے پتہ چلا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ آئی بی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی، یا آئی بی کو خبر تھی تو وہ چھپا رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے بھی اس طریقے سے اندھیرے میں رکھا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر کو۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہو رہے ہیں، اور وہی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے وہی لوگوں نے فون کیا کہ یار آپ کی معلومات تو بہت ایکوریٹ تھی، تو یہ آپ کو کس نے بتایا تھا؟ تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی مجھے اس طریقے سے پتہ چلا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بیگم صاحبہ نے کہا، اور پھر اس کے بعد تو یہ متعدد لوگوں کو پہلے پتہ تھا یہ فیصلے کی نوعیت۔ آ جائیں بھائی اس بمباسٹک اور ایکسکلوسیو سٹوری پر کہ جو بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ وہ نیٹ ورک جنرل فیض اور عمران خان، پی ٹی آئی اور اسی طرح کا۔ جنرل فیض صاحب نے وہ نیٹ ورک قائم کیا تھا پیرالل، اپنا نیٹ ورک۔ اس نیٹ ورک میں کچھ سرونگ لوگ بھی تھے اور بہت سارے ریٹائرڈ لوگ بھی تھے، اور وہ پیڈ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ میں پورا معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، یہ معلومات بیسڈ سٹوری ہے۔ یہ نیٹ ورک جنرل سید عاصم منیر صاحب کے حکم پر جنرل ندیم انجم صاحب اور جنرل فیصل نصیر صاحب نے پکڑا ہے۔ میں نے آپ کو کہا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ایسے آپ کہتے ہیں نا بہت بڑا مافیا ڈیولپ ہوا ہے پچھلے 4 سال میں، اس کی جڑیں کاٹنے میں بڑا ٹائم لگے گا، اس میں شاید ہو سکتا ہے اشرے لگ جائیں۔ یہ ایسے معمولی بات نہیں ہے، بہت کچھ ہوا ہے ان پچھلے 3.5 پونے 4 سالوں میں۔ اس طرح کا مافیا ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ جیسے یوں سمجھے پاکستان نہیں، پورے ورلڈ کے جو بڑے بڑے مافیاز اور مافیا کے جو نیٹ ورکس ہیں، یہ ان نیٹ ورکس کا بھی استاد پیدا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ معلومات یہ ہیں کہ جنرل فیض صاحب نے اپنے پیرالل میں ایک نیٹ ورک، خفیہ نیٹ ورک ڈیولپ کیا۔ اچھا اس کا کام کیا تھا؟ اچھا یو ول بی سرپرائز ٹو نو، آپ کے لیے یہ جان کے حیرت ہوگی آپ کو کہ وہ نیٹ ورک ابھی تک چلتا رہا، آج سے مہینہ پہلے تک بھی یا 1.5 مہینہ پہلے تک بھی وہ چلتا رہا نیٹ ورک۔ جنرل فیض صاحب ریٹائر ہو گئے لیکن وہ نیٹ ورک وہ اب بھی چل رہا تھا۔ وہ نیٹ ورک کیا تھا؟ وہی خفیہ ڈیوائس جس سے آپ کسی دوسرے کی کال سنتے ہیں۔ وہ خفیہ ڈیوائس ظاہر ہے جو خریدی گئی یا جو جس طریقے سے بھی جو ہے نا وہ سارا کچھ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کے حساس اداروں کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، ہمارے خون پسینے کے پیسے سے، ہم لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، ان اداروں کو اس طریقے سے دیا جاتا رہا، اور ان اداروں نے یا ان اداروں کے سربراہوں نے کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ان سارے ایکوپمنٹس کو، ان سارے وسائل کو، کس طریقے سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور کس طریقے سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اچھا وہ نیٹ ورک وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ ایسی ڈیوائس ہوتی ہے کہ جی وہ جس میں نا بہت ساری آوازیں، اب تو خیر وہ اور بھی لیٹسٹ ہو گئی ہوگی، بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، متعدد آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر اس کی بڑی فائن طریقے سے اس کو گھماتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ آواز باقی آوازیں چھٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، اور جس کو آپ نے سننا درکار ہوتا ہے وہ آواز آ جاتی ہے، جیسے وائس میچنگ ٹائپ ہوتی ہے۔ یہ وائس میچنگ تو نہیں ہے لیکن اس طرح کی ڈیوائس۔ اچھا کیا ہوتا رہا اس نیٹ ورک میں؟ اس نیٹ ورک میں جناب یہ ہوتا تھا کہ آپ سنیے گا آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیٹ ورک اس طرح سے ہوا کہ یہ سنتے تھے تاجروں کی آوازیں، بزنس مین کی آوازیں،
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की आवाज़ें, बहुत बड़े बड़े टाइकून्स की आवाज़ें, प्रॉपर्टी टाइकून्स की आवाज़ें, उनके डील्स सुना करते थे वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उनको ये फ़ोन करते कि आप कल या आज सुबह ये डील कर रहे थे। अब वो हैरान हो जाता कि ये आपको कैसे पता है और आप कौन हैं? तो उनको कहते कि हम जो भी हैं। अब उनको एक तरह से ये शो कराते कि ज़ाहिर है हम वो एजेंसी वाले हैं, ठीक है ना। वो था तो इन्हीं का नेटवर्क और ख़ुद जनरल फैज़ साहब ने ही डेवलप किया था, लेकिन उनको ये शो कराया जाता कि जैसे वो ख़ुद ISI उनको फ़ोन कर रही है। अच्छा, उनसे उनको कहा जाता कि आप इतने करोड़ दें या इतने लाख दें या इससे भी ज़्यादा दें और PTI के फ़लाँ जलसे के लिए, फ़लाँ काम के लिए, ये उनसे ये पैसे बटोरे जाते और इस तरीके से आप दें। अच्छा, मज़े की बात है कि ये जिनका बताते कि फ़लाँ को दें वो भी इनका अपना ही बंदा होता। ठीक हो गया ना, वो भी इनका अपना ही बंदा होता। नो डाउट जलसों को भी फंडिंग जा रही थी, वहीं से जा रही थी, लेकिन और कौन कौन खा रहा था? मुकम्मल एक परसेंटेज थी, एक मुकम्मल ही बिल्कुल हिस्से बखरे सब ने किए होते थे। तो फिर उसके बाद ये अगले दिन या उससे 2-4 रोज़ बाद या इस तरीके से किसी दूसरे बिजनेसमैन की कॉल पकड़ते और ये कॉल पकड़ के उसके बाद उसे कहते कि जी आप फ़लाँ डील कर रहे थे, आप तो फ़लाँ सौदा कर रहे थे, आपके तो बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे हैं। आप वो कहते ये आपको कैसे पता चला? कहते छोड़े हमें पता चल, तो आप कौन हैं? जो हम जो भी हैं, तो आप इतने पैसे निकालें। तो अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ भाई, ताजरों ने, बिजनेसमैन ने, प्रॉपर्टी टाइकून्स ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये कहा यार ये चक्कर क्या हो रहा है, ये मामला क्या है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। और उन्होंने फिर बताना शुरू कर दिया कि जब ये इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हुई, जब ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट तब्दील हुई, जनरल आर्मी चीफ नए आ गए, जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, और फिर उसके बाद उनके साथ जो है ना जनरल नदीम अंजुम साहब, और फिर साथ नीचे DGC जनरल फैसल नसीर साहब। तो फिर उसके बाद तब भी उसके बावजूद भी, इतनी कोशिश के बावजूद ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि यार ये क्या चक्कर है, ये कौन पकड़ रहा है इस तरीके से बिजनेसमैनों को, इस तरीके से कौन वो कर रहा है। और ये वो इसमें कुछ तो इस तरह से भी हुआ कि खुद यहाँ से खुद जिम्मेदारान से टेलीफोन गए और उन टाइकून्स को और उन प्रॉपर्टी टाइकून्स या बिजनेसमैन को कि आपको कोई इस तरह की कॉल्स आती हैं। कुछ लोग तो बेचारे डर से बताते ही नहीं थे, वो तो सहम जाते थे कि चलो ठीक है हमने 10 करोड़ दे दिया, हमने 20 करोड़ दे दिया, हमने इतना, लेकिन चुप कर जाते थे। तो वो तो बताते ही नहीं थे। यहां से उनको टेलीफोन कॉल्स गई कि आपसे किसी ने इस तरह की कॉल करके कोई वो किया है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने किया, हमने तो समझा कि वो एजेंसी के लोग हैं और वो इस तरह से। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। जब उनको एतमाद दिलाया गया, उनको सब कुछ बताया गया कि ये कोई एजेंसी के लोग नहीं है, ये आप तसल्ली रखें, हम इस पर हैं, काम कर रहे हैं और इसका नेटवर्क हम आपको पकड़ के देंगे। तो फिर उसके बाद उनको तसल्ली हुई और उन्होंने मजीद बताना शुरू कर दिया कि जी फलां टाइम ने इस तरह से, हमें किसी ने कहा कि मैं डील कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपने इतने करोड़ की डील की है, इतने करोड़ का हिस्सा निकालें PTI के जलसे के लिए, फलां काम के लिए। तो फिर मैंने हिस्सा दिया। मैंने कहा जी आप, तो फिर मैं समझ गया भाई जो लोग मेरी इस तरह की गुफ्तगू पकड़ सकते हैं तो वो आम लोग तो है नहीं, फिर इसका मतलब है कि मुझे और भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहते हैं कि जिन हमने तो करोड़ों रुपए का भत्ता दिया इस तरीके से। तो करते 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 ऐसा घेरा तंग किया जनरल फैसल नसीर साहब ने भी और जनरल नदीम अंजुम साहब, और इस तरीके से आर्मी चीफ के हुक्म पर, और ऐसा घेरा तंग हुआ कि आज से ठीक कोई महीना 1.5 महीना पहले वो सारे का सारा नेटवर्क पकड़ा गया। वो जब नेटवर्क पकड़ा गया, उस नेटवर्क के साथ कौन कौन से लोग IT के रिलेटेड थे, कौन कौन से लोग किस किस तरह से, उनके ऑफिसेस कहाँ थे, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, वो कितना पैसा कलेक्ट कर रहे थे, वो कितना पैसा बटोर चुके थे। ये जो खबरें आई थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ये ऐसे नहीं आई थी, इनमें सदाकत थी खबरों में। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों से जब मैंने मालूमात
मालूमात की और मैंने बात की। मैंने कहा जी आपने ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बताना है कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे पास इसकी मालूमात हैं। अब उसके बाद बहुत सारों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उस नेटवर्क में पैसे कहां कहां गए हैं ये भी अब पता चल चुका है, किस किस को गए हैं। अब उसके बाद ये भी पता चल चुका है कि जो इस तरीके से पीटीआई के जलसों की फंडिंग हो रही थी, जो निकले यहां से, भाई पता चलता है ना कि यहां से खान साहब जब अदम एतमाद के नतीजे में निकले, उन्होंने तकरीबन को 70 के लगभग जलसे कर लिए। एक एक जलसे पर करोड़ों रुपए का, एक एक जलसे पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है। अब लोग हैरान थे भाई यार ये पैसे किधर से आ रहे हैं, ये पैसे कैसे आ रहे हैं इनके पास, और इतना सारा खर्चा कहां से हो रहा है। अब तो वो जलसे उस तवातुर से नहीं हो रहे, अब तो वो सिलसिला नहीं हो रहा, अब तो वो एक बहाना बना के और जमान पार्क में बैठ गए हैं। अब तो उस तरह के पैसे नहीं आ रहे कि जलसों में, अब भी उस तरह का काला धन है और वो कहां कहां गया है, क्योंकि वो काला धन इस्तेमाल ऐसे होता था कि जनाब जिसने वो नेटवर्क डेवलप किया था वो अपना हिस्सा रख लेता था, उसके बाद वाले अपना हिस्सा रख लेते थे। उन्होंने इस नेटवर्क में, ये नेटवर्क वो कुछ इन्होंने महीना डेढ़ महीना पहले कुछ लोगों को गुजरांवाला से भी पकड़ा, पंजाब के कुछ और एरिया से भी पकड़ा, लाहौर से भी पकड़ा, कुछ को भावलपुर से पकड़ा, कुछ को और मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ा। बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा है और इन्होंने जाके उन बंदों को गिरफ्तार किया। कुछ उसमें रिटायर्ड लोग थे और कुछ सर्विंग लोग भी थे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो सर्विंग लोग थे, जो उस नेटवर्क को चला रहे थे और जो वो भत्ते वसूल कर रहे थे, और जिस तरीके से ये तकरीबन को 60-70 जो जलसे हुए हैं, जिस तरीके से उन 60-70 जलसों की फंडिंग हुई है, ये वो सूरत हाल थी। आप देख सकते हैं कि पैरेलल में कितना मजबूत नेटवर्क चल रहा था कि जनरल फैज रिटायर हो गए फिर भी किसी को नहीं पता चल रहा था इस नेटवर्क का, और कोई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कोई कामयाब नहीं हो रहा था। अभी महीना डेढ़ महीना पहले जब इस नेटवर्क की गर्दन दबोच ली गई है, जब इस नेटवर्क को पकड़ लिया गया है, गला दबा दिया गया है, उसके बाद ये नेटवर्क खामोश हो गया है। अब और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी कि इस नेटवर्क ने और क्या क्या किया है, इसने किस तरीके से किस किस को पैसे पहुंचाए हैं, किस किस से पैसे बटोरे हैं, सब का पता चल चुका है, और किस किस को हिस्सा दिया है सब का पता चल चुका है। अब सबके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, कौन कौन कहां कहां से, कौन कौन सा सोशल मीडिया, कौन कौन सा आईटी डिपार्टमेंट, कौन कौन इस्तेमाल हो रहा था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।